नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। न्यूज 24 में हमारी हर दिन कोशिश हो रही है देश और समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो आपके साथ साझा करें। वो कितना सही है कितना गलत है इसका आकलन भी जनता करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब से आई तब से सवाल अलग अलग तरह के, कितनी सही है कितनी गलत है, क्या किस तरह के सुझाव और आने चाहिए। अब 10th क्लास की 10वीं की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा को लेकर देश के शिक्षा विभाग ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें 2 बार बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन की बात की गई है। एक पहले फरवरी से लेकर मार्च में और दूसरा मई से लेकर जून में। तकरीबन 34 दिन में एक बार का जो ये पूरा जो पैटर्न है एग्जाम का वो पूरा होगा। एक बार पहली परीक्षा में अगर कोई बच्चा अगर क्लियर नहीं कर पाता है तो उसे दूसरे में मौका मिलेगा, लेकिन 10वीं की परीक्षा में इस तरह के पैटर्न से बच्चों का तनाव घटेगा या बढ़ेगा? खास करके बच्चों के अभिभावकों का इस पर क्या रिएक्शन है? शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा जगत से, स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों का क्या सोचना है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल हैं जो न्यूज 24 में हमारी सहयोगी है, संवाददाता है, शिक्षा विभाग को रेगुलर कवर करती हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को करीब से देखा है, कई बार रिएक्शन समझा है। संजय कुमार जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर मनोज पांडे अध्यक्ष हैं लुआक्टा के। दामोदर गोयल जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दिव्या आपसे करते हैं। दिव्या, दरअसल सरकार की सोच क्या है और इसे एग्जीक्यूट करने की जो 1 साल बाद की योजना है, अभी 2025 के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 2026 में जब बोर्ड के एग्जाम होंगे तब की ये तैयारी, इस तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग की सोच, ओवरऑल पर्सपेक्टिव व्यू क्या रखा गया है, क्या दिया गया है, क्या बताया गया? देखिए मीना जी, लगभग 19 फरवरी को एक बैठक हुई थी शिक्षा मंत्रालय में जिसमें शिक्षा सचिव मौजूद थे, सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस शिक्षाविद सभी मौजूद थे और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि 2026 में 10वीं बोर्ड में जो है वो 2 एग्जाम होंगे। ये जो लगातार ये फैसला है ये कई बार लिया गया, लेकिन बस इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी प्रक्रिया में चल रही थी, लेकिन जो कहा जा सकता है कि जो लिखित काम था वो बहुत ज्यादा है। इसको अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कैसे जो एक एग्जाम कराते हैं, आप पेरेंट्स लेवल पे सोचिए, टीचर्स लेवल पे सोचिए, स्कूल को पूरा पूरा अपना जो सिलेबस है, स्कूल को अपना पूरा पूरा प्रक्रिया है वो बदलनी पड़ेगी। तो जब सबसे बातचीत हुई, हर लेवल पर बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई और 2020 और 21 में भी इसे जो है वो एक टेस्टिंग तौर पर एग्जाम दिया गया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि उसका जो फाइनल स्वरूप था वो निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन एक टेस्टिंग के तौर पर 2020-21 में भी इस तरह का एग्जाम हुआ था। लेकिन अब 2026 में डेट्स भी आ चुकी हैं, दोनों शेड्यूल सामने आ चुके हैं। 17 फरवरी पहला एग्जाम जो होगा वो होगा और उसके बाद 7 मई जो है वो दूसरा एग्जाम होगा। साफ तौर पर इसके पीछे जो एनईपी का उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक अप्रोच और एक बहुत ही कहा जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था जो कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रख सके, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कई सालों में सुसाइडल अटेम्प्ट है वो बहुत ज्यादा। तनाव फ्री रखने की बच्चों को कोशिश है दिव्या इसमें, और आपके मुताबिक एक लंबे समय से, निश्चित रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है उसके बाद लगातार शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा के बाद केंद्र की सरकार ने यह फैसला लिया है। सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम अब 2026 में 10वीं की परीक्षा में, 10वीं में बैठने वाले बच्चे, 10वीं की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे जिन्होंने अभी 9th पास की है वो तैयार हो जाएं कि उन्हें बोर्ड के एग्जाम 2 बार देने हैं। लेकिन तैयारी स्कूल की अगर हम देखें तो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो इसको लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके यहाँ पर कितना तनाव कम होगा या बढ़ेगा? दामोदर गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। दामोदर जी, देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्विघ्न प्रयोग करते रहते हैं। शिक्षा एक प्रयोगशाला बन गई है। ये भी एक नया प्रयोग है कि 2 बार एग्जाम किया जाए। और ये कहा जैसा कि दिव्या जी ने कि एक कंसल्टेशन के बाद किया गया। मुझे पता नहीं है कैसा कंसल्टेशन हुआ और कितना इफेक्टिव कंसल्टेशन था, कौन कंसल्टेशन में थे। लेकिन एक चीज सीबीएसई के बारे में मैं खासतौर से कह रहा हूं
कि इनका इनवेरिएबली सेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। अब उस सेशन के बाद में मई में ये एग्जामिनेशन कराना कहाँ तक उचित है, ये मेरे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, स्कूलों में सारे हिंदुस्तान में करीब 45 दिन की नॉन वेकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, हाई कोर्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहां 45 दिन की समर वेकेशन हुआ करती है। अब ये 15 मई से जून तक ये एग्जाम कराएंगे, तो ये समर वेकेशन कब होगी? तीसरी बात, जब जो एग्जामिनेशन के सेंटर होंगे उन सेंटर्स पे बाकी कक्षाएं कैसे चलेंगी? तीसरी बात कि ये जो बच्चे मई में अपियर होने वाले हैं, इनकी रेगुलर क्लासेस कब तक चलेंगी? तो ये इतनी इसमें कंट्रोडिक्शंस हैं, इतनी अनक्लियरिटी है कि ये प्रयोग किया जा रहा है कि 2 बार एग्जाम करा दीजिए और आपको जो चाहे जब कौन सा सेट एग्जामिनेशन चुन लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक बार और गहनता से विचार करने की आवश्यकता है और इसके सारे व्यवहारिक पहलुओं को जांच के फिर इसको लागू किया जाना चाहिए। इसे जल्दबाजी में नहीं लागू किया जाना चाहिए। जी, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज पांडे, स्टेक होल्डर्स से जिनसे चर्चा हुई, जैसा दामोदर जी ने कहा कि किन लोगों से चर्चा हुई, कितने लोगों से चर्चा हुई? हमेशा ये होता है कि जब सरकार कोई भी नई पॉलिसी पे काम करती है, कुछ लोगों से निश्चित रूप से विचार विमर्श होता है, लेकिन वो कुछ लोग पूरे स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं कि नहीं है, ये सरकार कितना ध्यान रखती है? मनोज जी, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन देश में, अगर ऐसा होता है तो सरकार को, जैसा दामोदर जी ने कहा, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? डॉक्टर मनोज पांडे कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। संजय जी, राजनीतिक मैसेज हर फैसले का, खास करके शिक्षा विभाग तो हमारा, जैसा दामोदर जी ने कहा कि राजनीतिक प्रयोगशाला, दरअसल प्रयोगशाला है वो, शिक्षा को ही सबसे ज्यादा बनाया जाता है और उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सरकार के लिए जिस तरह की बातें, जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, तो इससे राजनीतिक संदेश कैसा जा रहा है? डॉक्टर संजय कुमार। नहीं, मैं राजनीतिक संदेश पर बाद में मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा जो व्यवहारिकता है इसकी, इस पर। पहले भी जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा में एक स्कोप था। अब आप सोचिए कि फरवरी से लेकर के और मार्च तक आप परीक्षा लेते हैं, जिस केंद्र पर भी परीक्षा होगी उस केंद्र पर परीक्षा और वीक्षक इंगेज होते हैं और फिर कॉपी का जो इवैल्यूएशन होता है तो उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर जब आप मई या जून में परीक्षा लेते हैं फिर वो वीक्षक इन्वॉल्व होंगे। वो केंद्र परीक्षा, जो स्कूल ही तो परीक्षा केंद्र होता है, स्कूल इन्वॉल्व होगा और फिर इवैल्यूएशन करने के लिए टीचर इन्वॉल्व होगा। तो आप सोच लीजिए कि 2-2 बार परीक्षा लेकर के क्या कर लेंगे। मान लिया जाए कि सीबीएसई बोर्ड में 5 पेपर रहता है 10वीं के लिए, 1 पेपर एक्स्ट्रा बच्चा रखता है। वो 5 विषयों में 2 विषय के लिए तो इजाजत है ही ना कि अगर सप्लीमेंट्री देना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट्री दे करके और आप क्वालिफाई कर जाइए। वो 1 विषय 2 विषय की परीक्षा हो जाती थी। अब कहा गया कि नहीं, अगर कोई बच्चा फरवरी में परीक्षा नहीं देना चाहता है तो फिर वो मई में दे सकता है, या पहली बार वो परीक्षा दिया, दूसरी बार वो परीक्षा नहीं देना चाहता है तो पहली परीक्षा के अंक डिजी लॉकर में बंद रहेंगे और जब मई में दूसरी परीक्षा हो जाएगी उस समय उसके अंक जारी किए जाएंगे जिसके आधार पर उसका 11th में एडमिशन होगा। मुझे इसका जो व्यवहारिकता है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब 1 साल तक टीचर उस विषय की तैयारी बच्चों से करवाते हैं और वो बच्चा अपने को प्रिपेयर्ड कर लेता है एक सेशन, एक सिलेबस की समाप्ति के बाद, फिर 2-2 बार परीक्षा का ऑप्शन देने का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 2 बार परीक्षा लेकर के आप क्या कर लीजिएगा। एक दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी पहली परीक्षा में अच्छे एग्जाम नहीं जाते हैं, वो ये दावा कर सकते हैं कि भाई हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि चलिए दूसरी बार फिर आप परीक्षा में बैठिए। और जो बेहतर अंक जिसमें होंगे, मान लिया कि दूसरी बार परीक्षा में उनके अंक अच्छे आ गए, तो भाई सारे बच्चे चाहेंगे
कि पहली बार परीक्षा में अगर वो बेहतर नहीं कर पाए तो चलो हमको एक और ऑप्शन मिल रहा है, हम दूसरी बार परीक्षा देंगे, और दूसरी बार और जिसमें भी अंक अच्छे आ गए, अगर पहली बार में आ गए या दूसरी बार में आ गए, तो बोर्ड अब उसी को रिजल्ट मान करके उनका रिजल्ट पब्लिश करेगा। फिर कई तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह का डिमांड होने लगेगा कि भाई हमारे लिए फिर ये क्यों, हमें भी 2 ऑप्शन दिया जाए और 2 परीक्षाओं को आप एवरेज निकाल करके हमारा रिजल्ट दीजिए। हम एक परीक्षा में नहीं अच्छा किए, भाई इसके लिए तो स्कूल प्री बोर्ड लेता ही है। स्कूल जो भी 10th का बोर्ड के पहले प्री बोर्ड की प्रक्रिया, 1 प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड लेता ही है स्कूल, बच्चे को उस लायक तैयार कराया ही जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि क्या सीबीएसई बोर्ड जारी कर सकती है, वो अधिकृत है, लेकिन क्या स्कूल जिसको आप परीक्षा केंद्र बनाते हैं, जो वीक्षक, जो इन्विजिलेट करेंगे, जो इवेलुएट करेंगे कॉपी, जो एग्जामिनर होते हैं, क्या उनकी इतनी संख्या है कि ये 3 महीने के अंतराल में 2-2 बार परीक्षा, 2-2 बार उनकी कॉपियों का मूल्यांकन और फिर रिजल्ट की तैयारी? लगता है कि थोड़ा व्यवहारिक मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, स्ट्रेस फ्री करने के लिए ऑप्शन आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक मुझे नहीं लग रहा है। इससे जो बाकी के जो बच्चे का जो सिलेबस है या जो टीचर है जो कहीं और इंगेज हो जाएंगे, शायद उन बच्चों पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे जो जिन बच्चों को अगली बार बोर्ड की परीक्षा देनी है। और एक बात और कि अगर पहली परीक्षा में कोई बच्चा शामिल नहीं हुआ, दूसरी परीक्षा में वो शामिल हुआ और दूसरी परीक्षा में 1 या 2 पेपर में वो रिजल्ट नहीं ला पाया, तो फिर उस साल उसके लिए फिर कोई और मौका नहीं मिलेगा, मतलब सप्लीमेंट्री की अब उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सप्लीमेंट्री तो दे ही रहे थे ना। ठीक है डॉक्टर संजय कुमार, जिस तरह से आपको लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, जैसा दामोदर गोयल जी ने भी कहा कि कैसे मतलब पूरे स्कूल रिसोर्सेज और टीचर्स और बाकी बच्चे भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। वो बच्चे जिनके एग्जाम है, उनके स्कूल की टाइमिंग क्या रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस पर। डॉक्टर मनोज पांडे, जितने सारे प्रश्न आपने सुने दामोदर जी से और संजय जी से, उसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं जो आपको लगता है सीबीएसई को, शिक्षा विभाग को मद्देनजर उनको रखना चाहिए और उसके बाद इसका क्रियान्वयन कैसे हो उस पर सोचना चाहिए? डॉक्टर मनोज पांडे दरअसल ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं और इस रास्ते में इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। मैं वापस दामोदर गोयल जी के पास जा रही हूँ। दामोदर जी, सवाल ये है कि इतनी सारी जहां इफ एंड बट है, आपने कहा मालूम नहीं किससे डिस्कस किया सीबीएसई ने और शिक्षा विभाग में, इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत साफ है कि इसमें डिस्कशन की और ज्यादा जरूरत थी। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल परेशानियां हैं वो एक तरफ है, बच्चों का हित एकदम दूसरी तरफ है। तो स्कूल की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की, रिसोर्सेज की परेशानी बच्चों के हितों से ज्यादा नहीं हो सकती? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे इसमें कहीं बच्चों का हित नजर ही नहीं आ रहा। मैं अगर ये बोलूं कि ये एक 3 महीने का परीक्षा पर्व हो जाएगा, फरवरी से लेकर जून तक का, कि सिर्फ परीक्षा का एक पर्व मनाओ और बाकी और अध्ययन और अध्यापन बंद कर दो। क्योंकि आप देखिए, अगर जून में एक रिजल्ट निकलेगा तो हायर एजुकेशन के एडमिशंस कब होंगे, वो सेशन गड़बड़ा जाएगा। जो क्यूएट की परीक्षा होती है इनकी केंद्रीय विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए, प्रवेश के लिए, वो बिगड़ जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिन उनके लिए एग्जाम एडमिशन शेड्यूल होता है, वो सारा बिगड़ जाएगा। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये बच्चों को किस प्रकार से हित करेगा। ये एक ऑप्शन हो गया कि मैं आज समझ में आ गई तो आज पेपर दे रहा हूं और आज समझ में नहीं आई तो पेपर दे रहा हूं। तो अनुशासनहीनता भी बढ़ जाएगी, टीचर्स में भी अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के ये किसी भी रूप में ये जो प्रयोग किया जा रहा है, वो किसी भी दृष्टि से, न तो छात्रों की दृष्टि से, न सीबीएसई की दृष्टि से, सीबीएसई का भी पूरा काम, अगर आप सीबीएसई में किसी काम के लिए आप किसी से बात करो तो ये कहा जाएगा कि हम परीक्षा में व्यस्त हैं। तो फरवरी से लेके जून तक जब तक रिजल्ट आएंगे, तब तक केवल मात्र एक काम रहेगा स्कूलों का और सीबीएसई का, कि परीक्षा करवाना।
तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर पूरी चर्चा और दूसरी बात, एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। डॉक्टर मनोज पांडे बड़े जूझ रहे हैं हमसे कनेक्ट करने के लिए, और क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एक बार उनको लेना चाहती हूँ। डॉक्टर मनोज पांडे जी, सवाल ये है कि सीबीएसई का ये फैसला किस तरह से देखते हैं आप और आपसे जुड़े हुए तमाम शिक्षकगण? मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब, आ रही है। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? जी, तो आप सबका बहुत आभार। मैं तो बहुत कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन जो मेरे अपने विचार है, मैं देख रहा हूँ कि पूरी शिक्षा, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, वो ट्रांजैक्शनल फेज से गुजर रही है और सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो पता नहीं अब इस शिक्षा का क्या करेंगे, मैं कह नहीं सकता। ये 2 बार परीक्षाओं का मामला केवल माध्यमिक में और सीबीएसई में ही नहीं, अब उच्च शिक्षा में भी ला दिया है। प्रश्न यह है कि हम साल भर क्या केवल परीक्षाएं कराते रहेंगे? भाई, सीमित साधन है, सीमित शिक्षक हैं, सीमित हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, और हम 2-2 बार एग्जाम करा रहे हैं, 2-2 बार इवेल्युएशन कराएंगे, तो आखिर इवेल्युएशन करने वाले टीचर कौन से होंगे, पढ़ाने वाले वो टीचर कौन से होंगे, और पूरा सिस्टम अभी अब जो है उच्च शिक्षा में परीक्षाएं, 2 बार परीक्षाओं की बात हो रही है, सीबीएसई में भी हो रही है। मुझे लगता है कि शिक्षा का जो ये एक्सपेरिमेंट को नष्ट कर देगा, शिक्षा को कहीं बचने नहीं देगा। तो दूसरी ही विचार भी रही है। भारत में जिस तरीके की विविध परिस्थितियां हैं, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जगहों की अलग स्थितियां हैं, किसी भी तरीके का कोई भी लागू करने से पहले डॉक्टर मनोज मुझे तो लगता है कि सिवाय विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ाने के बेहतर होगा, डॉक्टर मनोज पांडे, बेहतर होगा अगर आप 5 मिनट के लिए कहीं रुक जाएंगे तो आपका इंटरनेट थोड़ा ज्यादा बेहतर काम करेगा, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं वो ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी बात स्पष्टता से जा नहीं पा रही है। तो प्लीज आप कहीं गाड़ी को साइड करके 5 मिनट के लिए रुकिए। तब तक मैं दामोदर गोयल जी आपके पास वापस आऊंगी। डॉक्टर संजय कुमार, जितनी भी बातचीत हुई है अभी तक इस मुद्दे पर, सवाल ये है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, स्कूल मैनेजमेंट क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, लेकिन बच्चों का हित इससे कितना सधेगा? क्योंकि सीबीएसई सरकार की पूरी मशीनरी जब कोई फैसला इतना बड़ा लेती है तो ये सारे फैक्टर सोच विचार कर ही फैसला लिया जाता है। कोई भी नया फैसला होता है, कोई भी नई पॉलिसी आती है, उस पर मिली जुली प्रतिक्रिया, रिएक्शन होता है, उस पर रिएक्शन पर भी रिएक्शन होता है। सवाल ये है कि ये रिएक्शन रिसोर्सेज का, स्टाफ का, टीचर्स की परेशानी का, अभिभावक का पर्सपेक्टिव इसमें और टीचर्स का पर्सपेक्टिव, डॉक्टर संजय कुमार, वो सरकार की सोच क्या है इसके पीछे? बच्चों का हित किस तरह से ज्यादा साधने की कोशिश की है? हालांकि दामोदर जी ने साफ कहा कि इसमें बच्चों का हित भी पूरा नहीं होता दिख रहा उनको। नहीं, देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड जब एजुकेशन होगा, परीक्षा केंद्रित ना होकर के बच्चों पर केंद्रित जब शिक्षा की व्यवस्था होगी, तभी छात्रों का भला होगा। आप 2 परीक्षा ले लीजिए, 10 परीक्षा ले लीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है? अगर बच्चे को सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही आप नहीं क्लियर करा पाए तो क्या लगता है कि जो एक परीक्षा फरवरी में लेंगे उसमें बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, और वही बच्चे को मई में परीक्षा ले लेंगे 3 महीने के बाद, तो वो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे क्या? तो आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए कि क्या वो बच्चे उस लेवल पर, वो 10th के बच्चे हैं, उसको उस लेवल पर तैयार किया गया है। एग्जामिनेशन कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन एक माध्यम है जिसमें बच्चे को असेस किया जाता है। और सीबीएसई एक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है जो परीक्षा को संचालित कराती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये फरवरी से लेकर के और मई तक आप जोड़ लीजिए कि क्या टाइमिंग होगा।
और इसके बीच में बच्चे को लगेगा कि भाई चलो पहली परीक्षा अगर हमारी छूट भी गई तो दूसरी परीक्षा में शामिल हो जाएगा, और अगर दूसरी परीक्षा में भी अगर वो बच्चे नहीं क्वालिफाई किए तो फिर तो वो छूट ही जाएंगे। एक सप्लीमेंट्री का तो ऑप्शन था ना, सप्लीमेंट्री। बच्चों का फोकस भी कहीं ना कहीं इससे हटेगा, बच्चों का फोकस भी नहीं होगा, तो बच्चों का हित भी इसमें बहुत ज्यादा पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी अगर भारत सरकार ये फैसला लेने जा रही है, पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। डॉक्टर मनोज पांडे, अब इसमें किस तरह से सरकार इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि फाइनल फैसला तो नहीं है, इस पर पुनर्विचार की सारी पॉसिबिलिटीज खुली हुई है आप सब लोगों से चर्चा के बाद, या फिर अब सरकार इस पर टर्न डाउन नहीं होने वाली है किसी भी तरह से? डॉक्टर मनोज पांडे। डॉक्टर साहब आज बहुत पूछ रहे हैं, बहुत संकट परेशानी में है। दामोदर जी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। दामोदर जी, ये फैसला फाइनल है सीबीएसई का, तमाम ये जो गतिरोध या जिस तरह की इसमें चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनसे पार पाने के लिए सवाल ये भी है दामोदर जी कि सरकार के सेक्रेटरी और शिक्षा विभाग का इतना बड़ा तंत्र अमला जब काम करता है तो इन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाता है? देखिए, हिंदुस्तान में करीब मेरे यहाँ से 35-40 बोर्ड हैं और सीबीएसई ने पहल की है 2 परीक्षाएं कराने की। शिक्षा नीति में एक सुझाव था, ये शिक्षा नीति कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट था, जिसमें एक प्रोविजन किया गया था कि 2 परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इसके ऊपर स्टेक होल्डर से चर्चा की बात जब आई, आपने कहा कि 19 फरवरी को इस पर चर्चा हुई, तो मेरा अनुभव पिछले 25 साल का ये है कि सरकार जब भी चर्चा के लिए बुलाती है तो उन लोगों को बुलाती है जो उनके प्रपोजल से सहमति रखते हो, असहमति वाले लोगों को दूर रखती है। दूसरी बात, मैं आपको पिछले 15 साल में 2 सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट किए। पहले तो सीसीई चालू किया, उन्होंने कहा कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे, कंटिन्यूअस सीसीई इवैल्यूएशन करेंगे। दूसरा उन्होंने एक किया कि हम बोर्ड 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 स्तर पे करेंगे, चाहे तो स्कूल अपने स्तर पे कर ले और चाहे बोर्ड स्तर पे कर ले। परिणाम क्या हुआ कि वो दोनों ही प्रयोग फेल हुए और सरकार को वापस परीक्षा प्रणाली पे ही आना पड़ा। सवाल यह है कि क्या सरकार ने कोई बच्चों के पास, बच्चों का भी कंसल्टेशन किया था क्या? हर स्कूल में 10th का 12th का बच्चा है, एक गूगल फॉर्म के माध्यम से, ये उसके पास में ईमेल एड्रेस है, सीबीएसई के पास में हर एक बच्चे का टेलीफोन नंबर है, क्या उनसे कोई रैंडम लिया था क्या? उनकी ओपिनियन ली थी क्या? कोई टीचर्स की ओपिनियन ली थी क्या? आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हो चुकी, अभी तो ये डॉक्यूमेंट पब्लिक वेबसाइट पर रखा जा रहा है और उसके ऊपर ओपिनियन ली जानी है। इसलिए पूरी गुंजाइश है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि व्यवहारिकताओं को देखते हुए सीबीएसई कम से कम इस पर पुनर्विचार करेगी। जी दामोदर जी, सवाल एक और भी है, क्योंकि आप इतना क्लोजली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, क्या इसको कोई किसी तरह का चैलेंज भी दिया जा सकता है, चुनौती भी दी जा सकती है लीगल फ्रंट पर? देखिए, कोर्ट्स का आजकल बड़ा एक एटीट्यूड है कि हम पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। सरकार एक बार कर रही है, करने दीजिए, जो होगा, आपको क्या तकलीफ है, आप अपेयर हो जाइए। तो कोर्ट में कोई जाएगा नहीं और कोई लीगल इसमें टसल लेगा नहीं। सरकार एक प्रयोग कर ले, हो जाएगा, जी सामने आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब साफ है डॉक्टर संजय कुमार कि 2026 में जो बच्चे बोर्ड में एंटर करने वाले हैं वो तैयार रहें इस शिक्षा प्रणाली या इस पैटर्न से परीक्षा देने के लिए। और जैसा कि दामोदर जी ने कहा, 3 महीने का, दरअसल बच्चों के लिए तो ये 5 महीने का, क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक 5 महीने हो जाएंगे और बीच का जो पीरियड होगा उसमें बच्चे कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं। उनको तनाव वही रहेगा कि अरे 1 महीने बाद फिर परीक्षा है, 2 महीने बाद फिर सारे पेपर्स फिर से देने हैं। तो इसका मतलब ये 5 महीने का परीक्षा पर्व हो गया एक तरह से। डॉक्टर संजय कुमार, एक और मैं बात बोल दूं, एक लाइटर साइड में मैम। जी 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 दामोदर, शायद 2 बार मन की बात करने का मौका भी मिल जाएगा। ओ माय गॉड। जी संजय जी, राजनीतिक संदेश।
नहीं, कोई राजनीतिक संदेश मैं नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो अभी सीसीई की बात कर रहे थे ना, ये प्रयोग सीबीएसई ने किया था। मैं जरा इसको ये कर दूं, उसमें था कि ये बच्चे को तय करना है कि वह स्कूल में परीक्षा देंगे या किसी दूसरे केंद्र पर जाकर के परीक्षा देंगे। मैक्सिमम बच्चों ने पसंद किया कि हम स्कूल में ही परीक्षा देंगे, और स्कूल वालों ने अपने स्कूल को प्रमोट करने के लिए 100 में 100 मार्क्स उन बच्चों को दिया जो बच्चे 40 मार्क्स भी डिजर्व नहीं करते थे। कैसी पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं भाई, कौन सी पीढ़ी, कैसा प्रयोग? तो सोचिए तो कि जो बच्चे को अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको 2 परीक्षा नहीं 5 परीक्षा ले दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? अब वो दोनों परीक्षा में बैठेंगे बच्चे, उनके पास तो है, आप उनके अधिकार से वंचित नहीं कर पाइएगा। वो फरवरी में भी एग्जाम देंगे, वो मई में भी एग्जाम देंगे, और जिस एग्जाम में भी उनके मार्क्स बेटर होंगे वही मार्क्स आपको अनाउंस करना होगा। इंटरनल असेसमेंट एक बार, प्रैक्टिकल परीक्षा एक बार, और फरवरी से मई के जून के बीच में। अब तो बच्चे +2 का एग्जाम देते रहते हैं और अपने को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तैयारी भी करते रहते हैं। अगर ये 4-5 महीना परीक्षा में ही उनका चला जाता है, फिर मैं नहीं समझता हूं कि 11th को वो ठीक से पढ़ पाएंगे। तो ये जो 4-5 महीने का गैप है, जिसमें आप उनको द्वंद में रखिएगा, मेरे समझ से बच्चों के हित में बहुत ये अच्छा निर्णय नहीं होगा। फिर वो बच्चे नॉन सीरियस हो जाएंगे। बच्चों के हित में ये निर्णय नहीं आपके मुताबिक। डॉक्टर संजय कुमार, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से भारत की शिक्षा प्रणाली और भारत के शैक्षिक संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज की जब दुनिया में रैंकिंग होती है तो भारतीय यूनिवर्सिटीज की उसमें कहीं कोई जगह नहीं होती है। तो सवाल ये है कि दुनिया के बाकी देशों में इस तरह से बोर्ड, हायर सेकेंडरी के स्टैंडर्ड में किस तरह के पैटर्न है, उन पर जो बाहर जाने वाले, विदेश में पढ़ने के इच्छुक बच्चे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? किस तरह से देखते हैं आप? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत की शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में इसे किस रूप में देखा जाएगा? नहीं, उसमें भी असर पड़ेगा। हालांकि हायर एजुकेशन में चेंजेस किया गया है। जैसे पहले आपके यहाँ होता था कि ग्रेजुएशन 3 साल में होता था, और जब वो जाते थे विदेश में पीजी करने के लिए तो ग्रेजुएशन उनको 1 साल और वहां करना पड़ता था। अब उसको सेमेस्टर में बांट कर करके इंडिया में भी नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि नहीं, आपका ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का वहां जाकर के आपको करनी होगी। तो 10th के 2 बार बोर्ड लेने से तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके बहुत असर पड़ेंगे जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में जो आप वर्ल्ड क्लास की बात कर रही हैं, 200 यूनिवर्सिटी में भी भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं आता है, 200 जो वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी हैं। और उसका कारण यही है, इस देश में परीक्षा और रिजल्ट इस पर केंद्रित होते हैं, बच्चों के निर्माण पर केंद्रित कम होते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि कई यूनिवर्सिटी तो ऐसा है कि एक सेमेस्टर का सिलेबस का ज्ञान भी बच्चों को नहीं होता है और एग्जामिनेशन का डेट आ जाता है। बच्चे अपीयर होते हैं, बच्चा परीक्षा देते हैं और उनका दूसरे सेमेस्टर के लिए नामांकन हो जाता है। नॉलेज ओरिएंटेड जब तक एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अच्छी चीजें भी है। मैं तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखता हूं, आते हैं पढ़ने के लिए, मैं जब उनका लेवल देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ठीक है, डिग्रियां आपके पास है, लेकिन क्या ये डिग्रियों की वजह से आप जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं? वहां पर उनकी चुप्पी जब मैं देखता हूं तो बड़ी निराशा होती है। और टीचर के पास भी विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चे तो पढ़े ही नहीं है तो इनको मैं पढ़ाऊं क्यों। तो आप परिणाम, परीक्षा, अंकों के खेल से बच्चों को बाहर निकालिए। परीक्षा आप 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, पहले तो नॉलेज ओरिएंटेड तो सिस्टम डेवलप हो इस हिंदुस्तान में। जब तक नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होगा, अरे भाई, किसी जो टीचर, जो एग्जामिनर है, एक बच्चे की कॉपी वो देखते हैं, उसको 95 मार्क्स देते हैं, और वही कॉपी कोई दूसरा टीचर देखेगा उसको 97 दे देंगे, और उसी बच्चे की कॉपी कोई तीसरा टीचर देखेगा तो 90 दे देंगे। तो भाई ये 90 और 97 के लिए ही तो ग्रेडिंग किया गया था कि 90 से 100 लाने वाले बच्चे को A ग्रेड माना जाएगा।
भाई ग्रेडिंग पर फोकस कीजिए, नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस कीजिए, परीक्षा एक बार लीजिए, ठीक से तैयारी करके लीजिए। फरवरी में अगर आपको नहीं लगता है कि अनुकूल है, आप मार्च में ले लीजिए उसका एग्जामिनेशन, अप्रैल में एग्जामिनेशन ले लीजिए, थोड़ा और उसको टाइम पीरियड दे दीजिए। लेकिन दो बार एग्जामिनेशन लेकर के बच्चे को आप उदासीन बनाएंगे, लगेगा छोड़ो फरवरी में छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार, एक सवाल ये भी है कि 9th तक जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद जो 10th में आता है, 9th तक तो हमने सेमेस्टर एक तरह से सीटीज हैं, हर वीक टेस्ट लेते हैं, फिर हम हाफ ईयरली लेते हैं। तो जब स्कूल के लेवल पर हम इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो रेगुलर डिसिप्लिन में रहें पढ़ाई के, तो फिर अगर बोर्ड में भी ऐसा होता है तो दामोदर जी फिर इसमें पॉजिटिविटी क्या है? जितनी परेशानियां हैं वो सारी की सारी रिसोर्सेज की, मैन पावर की और स्कूल मैनेजमेंट की, टीचर्स की, ये सारी परेशानियां हैं। बच्चों के हितों का जहां तक सवाल है, तो बच्चों के हित फिर कैसे इससे बाधित हो रहे हैं? अगर हम 9th तक रेगुलर कर रहे हैं कि साल में 2 बार 3 बार 4 बार परीक्षाएं अलग अलग तरह से हो रही है, हर वीक टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर अगर बोर्ड 2 बार करता है तो एक तो मेरा ये सवाल, और दूसरा अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अगर हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो 10th से तैयारी कराते हैं कि कैसे बच्चों को विदेश में भेजना है, उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी अब बोर्ड रिजल्ट के आधार पे एडमिशन देती नहीं है। उनका अपना क्राइटेरिया है एडमिशन देने का, और वो बोर्ड मार्क्स के अलावा बहुत सारे और क्राइटेरिया हैं। 24 पॉइंट होते हैं, उसमें से 12 पॉइंट तो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, सोशल सर्विस पर, इनके ऊपर होते हैं। तो उन चीजों में एंगेज होना। दूसरी बात कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 9th तक जब सारा स्ट्रक्चर ठीक चल रहा है तो 10th और 11th में क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क यह पड़ेगा कि 10th और 11th के एक जो बोर्ड ने प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसी के अंदर उनको पढ़ाना है। अब आप देखिए कि बच्चे को अक्टूबर तक, अधिकांश स्कूलें अक्टूबर नवंबर तक बोर्ड के प्रेस्क्राइब करिकुलम को पूरा करा देती है, सिलेबस को पूरा करा देती है, ताकि दिसंबर तक उसका रिवीजन हो जाए। और जैसा डॉक्टर संजय कुमार जी ने कहा, फिर प्री बोर्ड परीक्षा में होते हैं। तो यानी पूरे साल भर परीक्षा 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 का ही एक खेल चलता रहता है। दूसरी बात, आपने एक बात कही, तो मैं हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है या जो भी है, हम आजकल केबीसी खेल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक कौन सा सही है वो चुन लीजिएगा। नीट और जीके एग्जामिनेशन में क्या है, उसमें एक आपका जो सवाल है 4 ऑप्शन में से या 3 ऑप्शन में से, वो यदि सही है तो आपका 99.95% स्कोरिंग हो गया। तो सारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः से अव्यवस्थित हो चुकी है, और इस पर पूरे ढंग से, नए ढंग से इसके ऊपर किया जाना चाहिए, और उसके बाद हम उसको लागू करना चाहिए। एक कंपोजिट स्कीम बनानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अभी बोर्ड को लेकर सीबीएसई का जो फैसला है 10वीं के बच्चों की 2 बार परीक्षाएं कराने का, उस पर कम से कम अभी पूरे देश में एक विचार समरसता कम से कम नहीं है। स्कूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको नहीं लगता कि ये फैसला व्यावहारिक है, उनको नहीं लगता कि ये फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे में इस फैसले को एग्जीक्यूट करते करते भारत सरकार और भारत सरकार का शिक्षा विभाग इन सब बातों को ध्यान जरूर रखेगा। ये जो चुनौतियां हैं इनसे कैसे पार पाना है, इनके समाधान जरूर निकालेगा। न्यूज़ 24 पर हमारी इस तरह की चर्चाओं का मकसद यही होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, आम आदमी का और तमाम जो स्टेक होल्डर्स जिनको शामिल नहीं किया जाता है, जैसे हमारे पैनलिस्ट दामोदर गोयल जी ने कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को आमंत्रित करती है जो सरकार की हाँ में हाँ मिला सके। तो जो हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनकी सोच के पीछे तमाम कारण क्या हैं, उनको भी सरकार सुने, समझे और उसके बाद बच्चों के हित में कोई बड़ा फैसला ले, ताकि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को लेकर छवि है उसमें कोई सुधार हो सके। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।